नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज की घटना बिल्कुल हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश है राजस्थान। अच्छा, इसके पहले कि मैं आज का वाकया शुरू करूँ, मैं किस्सा गोई परिवार को ये बताना चाहूँगा कि मेरी किताब यानी किस्सा गोई परिवार की किताब वर्चस्व अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर आ गई है। इन दोनों का लिंक मैं कम्युनिटी में आज शेयर कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने राजकमल प्रकाशन, जिसने हमारी इस किताब को प्रकाशित किया है, उसका भी अपना लिंक है जहाँ से आप ये किताब ले सकते हैं। पिछली बार ऑपरेशन बजूका के समय में लोगों ने किताब खरीदी, किताब के साथ चित्र भेजे और बहुत जल्दी खरीदी, और ऐसे शुरुआत के 10 लोगों की के नाम और उनकी फ़ोटोग्राफ जो भी उपलब्ध थी, जो उन्होंने मेल में भेजी, वो मैंने अपने किस्सा गोई परिवार के सभी सदस्यों से शेयर किया था। मैं चाहता हूं कि इस बार भी, क्योंकि पिछली बार में बहुत सारे लोगों ने ये पूछा था कि ये किताब हिंदी में कब आएगी। कुछ लोगों ने कहा साहब अंग्रेजी की किताब या अंग्रेजी का ये जो आपकी बुक है, पुस्तक है, ये हम नहीं पढ़ सकते। जब भी हिंदी में आए बताएं, हम ज़रूर खरीदेंगे। तो मैं सबको सूचना दे रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि जो लोग पिछली बार बड़ी उत्सुकता से, उत्कंठा से हिंदी के बारे में पूछ रहे थे, तो ये किताब हिंदी में उपलब्ध है। अमेज़न पर भी है और फ्लिपकार्ट पर भी है। आप ज़रूर लें, और लेने के बाद उसके साथ एक फ़ोटो अगर आप हमें भेजेंगे तो पहली 10 फ़ोटोज़ जो पहले मिलेंगे, जिसके बारे में आप मुझे मेल करेंगे या बताएंगे कि आपके पास वो आ गई है, तो उसको मैं ज़रूर आपकी फ़ोटो और आपकी साथ वो पुस्तक अपने किस्सा गोई परिवार के सामने ज़रूर शेयर करूँगा, ताकि किस्सा गोई परिवार का और आपका दोनों का सम्मान बढ़े। अभी और ज़्यादा इसमें कुछ कहना नहीं चाहूँगा, नहीं तो भी कोई न कोई ये कमेंट कर देगा कि आप अपने किताब का प्रचार इतने बज के इतने मिनट तक करते रहे, किस्सा फिर बाद में शुरू हुआ। तो मैं कोई अपने किसी प्रोडक्ट का कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ। ये किताब वो है जो किस्सा गोई परिवार में, या किस्सा गोई करते हुए, या किस्सा गोई की जो अपराध की सत्य घटनाएं थीं, उन्हीं को मिलाकर लिखा है। और ये ऑपरेशन बजूका से एकदम अलग है। उसका ट्रांसलेशन नहीं है। वो ट्रांसलेशन सृष्टि पब्लिकेशन वाले हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके ऑपरेशन बजूका के नाम से ही ला रहे हैं। ये किताब वो है जो मैंने साल भर में लिखी है, खुद लिखी है, कोरोना के पीरियड में लिखी है। और बहुत सी ऐसी बातें जो मैं नहीं कह पाया था किस्सा गोई में, या नहीं बता पाया था आपको, बहुत सी ऐसी बातें 90 के दशक के उस अपराध की और शिव प्रकाश शुक्ला के उस आतंक की, उसके उदय और उसके अंत तक का पूरा किस्सा मैंने इसमें बयान किया है। तो मैं एक बार फिर से बधाई देता हूँ अपने किस्सा गोई परिवार को, और अपेक्षा करता हूँ कि हमारे जो हिंदी भाषा भाषी सब्सक्राइबर हैं, सदस्य हैं और श्रोता हैं, सुधी श्रोता हैं, वो इसे ज़रूर खरीदेंगे, पढ़ेंगे और फिर उसके बाद अपनी टिप्पणी देंगे। अब आज के वाक़ये पर आते हैं। मैंने बताया कि प्रदेश है राजस्थान। राजस्थान का जिला है पाली, थाना क्षेत्र है जैतपुरा, और वहाँ एक गांव है चेंडा गांव। तारीख थी 18 जनवरी 2024। दिन था गुरुवार, समय था 1:15 दिन का। और चेंडा गांव से होके जाने वाली सड़क पर अचानक एक गाड़ी में आग लगी और व्यक्ति उसमें कूदकर भागा। भाग के उसने चिल्लाहट मचाई कि मेरी चलती गाड़ी में आग लग गई है।
मेरी पत्नी भी गाड़ी में है, हम उसको निकाल नहीं पा रहे हैं। गांव वालों ने फौरन इकट्ठा होकर, पूरे गांव ने पानी से, मिट्टी से, बालू से फेंक के, इसके पहले कि फायर टेंडर आता, उन्होंने उस आग को बुझा दिया और ये देखा कि पिछली सीट पर एक महिला की नग्न, पूरी तरह से जली हुई लाश पड़ी है। वो सीट से नीचे गिर गई थी। पुलिस को सूचना हुई, पुलिस मौके पर आ गई। पुलिस ने चारों तरफ से देखा। फिर उसके बाद पहले जो व्यक्ति बाहर कूदा था उसका नाम था अशोक पटेल, और जिसकी लाश जली हुई भीतर गाड़ी में मिली थी उसका नाम था रेखा पटेल। दोनों पति पत्नी थे। तो पुलिस ने पहले उसको भर्ती कराया बांगड़ हॉस्पिटल में, और फिर उसके बाद क्योंकि उसका बाईं तरफ की जो बाँह है, वो दाहिनी तरफ की जो बाँह है, जो शर्ट वो पहने हुए था वो जल गई थी और थोड़ी सी बर्न इंजरी उसको बाँह में और राइट साइड में सीने के पास आ गई थी। तो लिहाजा ये कोई रिस्क न लेते हुए उसे बांगड़ हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया और डॉक्टरों को ये बता दिया गया कि ऐसे ऐसे ये जला है। प्रेमा फेसी डॉक्टर ने कहा इसमें पेट्रोल की बदबू आ रही है, गाड़ी पेट्रोल की ही रही होगी। पुलिस ने पता किया तो वो गाड़ी डीजल की थी। बहरहाल पुलिस ने, एक तो ये शंका का कारण हुआ, दूसरा पुलिस ने जब मौके पर देखा तो ये आग पिछले वाली सीट पर पूरी तरह से उसने पिछली सीट को जला दिया था। उसके रूफ पे जो तमाम प्रोटेक्शन वाले शीट्स लगे होते हैं वो जल गई थी, लेकिन ड्राइविंग सीट और उसके बगल वाली सीट महफूज थी, बची हुई थी, जली नहीं थी। फिर पुलिस ने जो डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक्स के लोगों को बुलाया तो उन्होंने ये बताया कि साहब ये आग नीचे से, वायरिंग से या ऊपर से नहीं आई है, ये आग सीट से ही ओरिजिनेट हुई है। ये दोनों तीनों चीज़ें ये सशंकित करती हैं पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को। बहरहाल पुलिस ने उसको पहले उसका पंचनामा किया, पंचनामा के बाद उसका बॉडी को सील मोहर किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बीच में पुलिस को ऐसा लगा कि अशोक पटेल जो बांगड़ धर्मशाला में एडमिटेड था, दूसरे दिन उसने डॉक्टरों से लड़ाई झगड़ा करके जाने की कोशिश की। अस्पताल के प्रशासन ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि ये जाने की जिद कर रहा है। पुलिस ने उसे उस हालत में ही हिरासत में ले लिया, क्यों उस पर शंका करने के बहुत से कारण मौके पे ही मिल गए थे। 2-1 दिन के बाद जब वो ठीक हुआ तो पुलिस ने उससे पूछताछ की। उसने कहा भाई दाहिना हाथ तुम्हारा तो बिल्कुल दरवाजे की तरफ था, दरवाजा तुमने खोला नहीं, तुम बाईं तरफ से दरवाजा खोल के आए, आगे वाली सीट में आग बिल्कुल लगी नहीं, आग पूरी की पूरी पिछली सीट में लगी, किसी इलेक्ट्रिक स्पार्क या डीजल के टैंक से आग लगने की बात नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये पेट्रोल से लगी हुई आग है। खैर चूंकि वो जला था, थोड़ी सी सहानुभूति थी लोगों की, लेकिन पुलिस ने फिर भी जब वो अपना रिपीटेड रिकॉर्ड, काला वाला तवा जो पहले चलता था, अटक जाती थी सुई, तो जब उससे बाहर निकलने को तैयार नहीं हुआ तो पुलिस ने फिर अपना काम भी किया। और पुलिस ने जब जैसे ही अपना काम शुरू किया, पूरी बात निकल कर आ गई। उसने बताया कि हम दोनों लोगों की कम बनती थी। पाली के चारभुजा नगर में जो मकान था मेरा, वो रेखा के नाम ही था। उसके पिता ने उसे अपना पैसा लगाकर बनवाया था, लिहाजा अपनी बेटी के ही नाम पे कर दिया था। और ये मकान
4 साल पहले रेखा के पिता ने बनवा के रेखा को दिया था। और पाली के पुनायता औद्योगिक एरिया में एक दुकान भी थी जिसमें नाश्ता पानी इस तरह का बड़ी दुकान थी। वो भी रेखा के पिता ने बनवा के वहाँ पर ज़मीन खरीद के बनवा के उसे देती थी। वो दुकान अशोक चलाता था और कभी कभार रेखा भी उस पर आकर बैठती थी, इस कारण से कि कितना पैसा इससे आ रहा है। औद्योगिक क्षेत्र था, दिन के समय में काफ़ी लोग बाहर निकलते थे। उस समय जो भी वो खाने पीने की सामान दिया करता था उसकी बिक्री होती थी। और बाकी टाइम में भीतर जो अधिकारी लोग चाय या ब्रेड या समोसा ऑर्डर करते थे वो अशोक भीतर लेकर उनको जाता था, वहाँ से पैसे ले आता था। बीच में जब इन लोगों में दूरी ज़्यादा हुई, और दूरी का कारण ये बताया अशोक ने कि जब भी ये नाराज़ होती थी ये कहती थी कि जिस दिन बाहर निकाल दूंगी सड़क पर आ जाओगे, ये मकान भी मेरे नाम है, ये दुकान भी मेरे नाम है, तुम्हारा है क्या? मेरे लिए तुम जो काम करता था दुकान में उसका नाम लिया कि मेरे लिए जैसे वो है वैसे ही तुम भी मेरी दुकान के नौकर हो। अशोक ने कहा कि साहब ये बात बहुत चुभती थी और वो अक्सर छोटी छोटी बातों में यही बात करती थी। मैंने बहुत कोशिश की कि ये जो मतभेद इस चीज़ को लेकर है ये हम लोगों में दूर हो जाए। फिर वो पैसे पर आरोप लगाने लगी कि इतने पैसे इकट्ठा होते हैं, तुम बाकी के पैसे कहाँ ले जाते हो, इस तरह के जो सामान्य आरोप होते हैं। फिर वो सुबह 10 बजे उसके साथ आती थी, 8 बजे या 10 बजे जब भी दुकान खोलता था, और दुकान पर रेखा बैठी रहती थी। और जब दुकान पर रेखा बैठेगी, महिला बैठेगी या लोग लड़कियों को बिठा देते हैं तो भीड़ का लगना स्वाभाविक है। किसी दूसरी जगह से लेने के बजाय जो लोग चाय पीने या नाश्ता करने आ रहे हैं वो उसी दुकान में जहाँ एक महिला बैठी हुई है वहाँ से लेना पसंद करते हैं। ये मेल वीकनेसेस हैं, सब लोग जानते हैं। और इसी बीच में अगर भीतर से किसी अधिकारी के यहाँ कोई खाने पीने का सामान जाना है तो बजाय उस जो साथ में सहायक है, जो काम करने वाला लड़का है, उसके रेखा हमेशा अशोक को भीतर भेजती थी। जब अशोक वहाँ से भीतर चाय पानी सब दे के आता था, नाश्ता पानी जो भी ऑर्डर हुआ था, समोसा ब्रेड जो भी था, जब वो बाहर आता था तो देखता था कि उसकी दुकान पे भीड़ लगी है। उसने भी ध्यान रखना शुरू कर दिया और उसे ये शक होने लगा कि मेरी पत्नी रेखा के लोगों से संबंध हो गए हैं, इसीलिए ये उनके बीच में घिरी रहती है, हंस हंस के बात करती है और अब हमको दुकान पर नहीं बैठने देती है। तो उसको ये शक हमेशा सताया करता था और इस बात को लेकर वो खफा भी रहता था। और यही बात जब घर में वो कहता था कि तुम मत बैठा करो तो उल्टा कहती थी कि हाँ मैं न बैठूं ताकि तुम चोरी कर सको। और जब बात ज़्यादा हो जाती थी तो यही ताना कि जिस दिन निकाल दूंगी सड़क पर आ जाओगे, कटोरा लेके बैठोगे। इस तरह के ताने जो पति पत्नी के बीच में हैं ये उन दोनों के बीच होते रहे, ऐसा अशोक ने बताया। फिर कहा गया कि कैसे मोहन साहब रोज रोज की जिल्लत से मैं आजिज आ गया था। मैंने भी सोच लिया कि कुछ न कुछ मुझे करना पड़ेगा। मैं करीब 20 दिन से इस फिराक में था कि कैसे किया जाए। फिर मैंने जो सीआईडी और क्राइम के सीरियल हैं वो रात में देखने शुरू किए। एक आइडिया मुझे क्लिक कर गया कि इसको अपनी गाड़ी में बिठा के गाड़ी में आग लगा दी जाए तो किसी को शक नहीं होगा और ये होगा कि चलती गाड़ी में आग लग गई। उसके लिए उसने दिमाग लगाया कि अगर ये होश हवास में रहेगी तो गाड़ी में आग लगाना संभव नहीं है, दरवाज़ा खोल कर ये बाहर निकल जाएगी। बात उस दिन की 18 जनवरी की है। 18 जनवरी को 12 बजे के आसपास, 12-1 बजे के आसपास रेखा को खांसी बहुत आ रही थी। अशोक भी वहाँ मौजूद था और उसने कहा कि तुम्हारी तबीयत खराब है, तुमको मैं घर छोड़ देता हूँ, तुम आराम कर लो। उसने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है, खांसी आ रही है, तुमको अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही तो एक कफ सिरप लेते आओ।
मौका मिल गया अशोक को। जैसा अशोक ने बताया, वो फौरन दवा की दुकान पर गया, एक कफ सिरप खरीदा और उसमें 10-15 गोलियां नींद वाली डाल दी। उसे खूब अच्छी तरह शेक किया, बंद किया और दुकान पर पहुंचा जहां रेखा बैठी हुई थी, और रेखा से कहा कि लो, और ढक्कन खोला। ऐसा लगा जैसे तुरंत का तुरंत वो ढक्कन जो सील बंद होता है उसको खोला गया है, और कहा कि तुम ये पी लो, इससे आराम हो जाएगा। उसने पिया, 10 मिनट में ही वो नींद का असर आने लगा। उसने कहा, सुनो देखो, तुम्हारी तबीयत खराब हो रही, तुम मान नहीं रही हो, गाड़ी पे चलो और तुम्हें हम घर छोड़ देते हैं, दुकान हम देख लेंगे, तब तक के लिए लड़का संभाल लेगा जो वहां पर हेल्पर के रूप में मौजूद है। रेखा को भी शायद लगा कि कुछ ड्राउजीनेस सी हो रही, बोली हाँ लग तो रहा है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, और फिर वो गाड़ी पर बैठी। पहले वो आगे जहां ड्राइव कर रहा था अशोक, वहां बैठना चाह रही थी, लेकिन अशोक ने कहा कि तुम पीछे वाली सीट पर आराम से लेटे हुए 10 मिनट में भी घर छोड़ दूंगा, आराम कर लो। धीमे धीमे थोड़ी दूर गाड़ी ले गया और फिर हाथ पीछे लगाकर हिलाकर देखा तो वो पूरी तरह बेहोश हो चुकी थी। गाड़ी में रखा हुआ पेट्रोल जो 5 लीटर के पीपे में था उसको निकाला, गाड़ी को थोड़ा, जहाँ चेंडा गांव है उससे थोड़ा आगे 200 मीटर आगे किनारे खड़ी करके, और उसमें वो पेट्रोल पूरा का पूरा सिर से पैर तक उसके ऊपर डाल दिया। थोड़ी देर के लिए शरीर में हरकत हुई, इसके पहले कि ज़्यादा हरकत होती उसने फौरन माचिस से उसको जला दिया। लेकिन बंद जगह पर, बंद कार में, और जाड़े के समय में जब चारों तरफ से शीशे भी बंद रहे होंगे, तो पेट्रोल डालने पर जो उसका जो वेपर आता है वो बड़ा घातक होता है। माचिस जलाने पर पहले वो वेपर उसका पेट्रोल का वो आग पकड़ता है, फिर वो नीचे तक जाता है। जब उसने माचिस जलाई तो अचानक वो आग का भपका सा आया, जिससे उसके हाथ की आस्तीन और एक तरफ का भाग जो उस तरफ रहा होगा वो जल गया, और फौरन वो गेट खोलकर सीधे बाहर की तरफ भागा और पीछे देखता रहा। गाड़ी जलने लगी थी, हल्ला मचाया, लोग आए और ये बताया, पूछा क्या बात हुई। उनका सब चलती गाड़ी में अचानक आग लग गई। बहुत ढेर सारी घटनाएं होती हैं जहाँ चलती गाड़ी में आग लगने से तमाम नुकसान भी होता है। बहरहाल जब ये सब बाहर निकाला गया, बाद की कहानी तो पुलिस को पता ही थी। तो ये पुलिस के पास सारे सबूत आ गए थे। वो शीशी कफ सिरप की वो पुलिस ने बरामद कर ली। पीछे जब वो उसके फोटोग्राफ सब हो गए कि सिर्फ पीछे का भाग जला कार के, ये आगे चला रहा था। तमाम सबूतों के आधार पर अशोक पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन तमाम सवाल जो अब भी अनुत्तरित थे उसके बारे में जैतपुरा के एसएचओ जबर सिंह ने बताया कि उसने पत्नी को जलाने की बात स्वीकार कर ली है, जिसकी वजह से उसे गिरफ्तार किया गया है। और अभी चेंडा के पास जो घटना स्थल है उस पर मौका तस्दीक की कार्रवाई करनी है, लिहाजा उसको पुलिस ने पुलिस कस्टडी रिमांड में ले लिया है और फिलहाल उससे लंबी पूछताछ की गई है। आज की घटना देखिए, आज फिर एक पति ने पत्नी की नृशंस हत्या कर दी। कारण जो अब तक निकल कर सामने आया कि पत्नी को गुमान था कि मेरे बाप ने मुझे एक मकान बनवा कर दिया जो मेरे नाम है, रोजी रोटी के लिए एक दुकान भी बनवा कर दी जो मेरे नाम है। इसका अशोक का क्या उसमें? और वो यही कहती रही कि जिस दिन निकाल बाहर करूंगी उस दिन तुम सड़क पर आ जाओगे। फिर उसको ये शक हुआ कि पैसा ये रख लेता है, तो दुकान पे बैठने लगी। दुकान पर बैठने लगी तो आप समझ ही रहे हैं, तो भीड़ लगेगी। फैक्ट्री के भीतर चाय नाश्ता भेजने के लिए पति को भेजती थी
जो लड़का होटल पे सहायता के लिए था उसे नहीं भेजती थी। तो और जब वो लौट के आता था तो उसे इस बात का शक हो गया। वो बार बार कहता भी था कि इसको भेज दो, ये जानता है किसके यहाँ जाना है, लेकिन वो नहीं मानती थी। बोले अधिकारी हैं, तुम लेके जाओ। जब वो बाहर लौटता था तो उस दुकान पे उसे सामान्य से ज्यादा लोग दिखाई देते थे, और यही बात उसके शक का आधार बनी कि जरूर रेखा के संबंध इनमें से किसी से हो गए हैं या इनमें से कई लोगों से हो गए हैं। और फिर वो इस बात के लिए घर जाकर झगड़ा करता था, और झगड़ा करने पर वही बात कही जाती थी कि होश में रहो वरना निकाल बाहर करूंगी, तलाक ले लूंगी, कटोरा लेके सड़क पे बैठना पड़ेगा। इस तरह की बातें, बड़ी सामान्य सी बात है। इस तरह की महिलाएं ऐसे शब्दों का या ऐसे तानों का प्रयोग करती हैं। और अशोक रोज रोज की जिल्लत से मौके की तलाश में था। 18 जनवरी को जब उसकी पत्नी को खांसी आने लगी तो उसने कहा, कफ सिरप ले आता हूँ और तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, आराम कर लो, मैं दुकान देख लूँगा। लेकिन फिर भी वो उस समय राजी नहीं हुई। बाजार से कफ सिरप लिया, कफ सिरप में नींद की गोलियां मिलाईं, उन्हें अच्छी तरह शेक किया और पिला दिया। थोड़ी देर में ड्राउजीनेस या नींद उसको आने लगी। फिर उसने कहा कि तबीयत तुम्हारी खराब हो रही है, तुम गाड़ी पर आ जाओ। वो आगे बैठने की कोशिश की उसने अशोक के बगल में। उससे कहा कि तुम पीछे बैठो नहीं, लेट जाओ, लेट कर चलो, तुम्हारी तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें चक्कर आ रहे हैं। बहरहाल उसके कहने पे, क्योंकि वो भी महसूस तो कर ही रही थी कि वो अब धीरे धीरे ड्राउजीनेस उसकी बढ़ रही थी, लिहाजा वो पीछे सीट पर लेट गई। और थोड़ी दूर चलने पर ही जब वो बेहोश हो गई तो पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। ज़्यादा पेट्रोल डाला था, पेट्रोल का एक बंद गाड़ी में वेपर बन गया था, और जब माचिस लगाई तो वो भभका जोर का जो छूटा उससे उसके कपड़े पर भी असर पड़ा, कपड़े जले। एक छोटा सा भाग हाथ और चेस्ट का, दाहिने हाथ का, वो भी जल गया। और वो चिल्लाकर बाहर निकला। जब तक लोग आते जाते पत्नी जलकर खाक हो गई थी। अब जो इसमें जिस्ट इस अपराध का समझ में आ रहा है वो ये है कि अशोक पत्नी के तानों और रोज रोज की जिल्लत से आजिज आ गया था, परेशान हो गया था। तलाक वो दे नहीं सकता था, छोड़कर जा नहीं सकता था, क्योंकि उसके पास अपना कुछ नहीं था। तो उसने कहा कि अब इसको ही रास्ते से हटाना होगा, इंटेलिजेंटली हटाना होगा, ताकि मेरे ऊपर आरोप न लगे। बहुत दिमाग लगा के कई दिन सीरियल्स देख के उसे एक तरीका समझ में आया कि चलती हुई गाड़ी में इसको बिठा के कुछ जहर दे के या कुछ नींद की दवा दे के और वहीं पर उसे आग के हवाले कर देंगे, किसी को भी शक नहीं होगा। और यही किया भी उसने। हालांकि जो गलतियां उससे हुई उसकी वजह से वो पकड़ा गया, उस पर शक हुआ। तो महिला हो या पुरुष, ये रोज रोज के ताने, चाहे महिला पुरुष को दे या पुरुष महिला को दे, ये हर्ट करते हैं। आपको एहसास हो न हो, लेकिन ये ताने हर्ट बहुत करते हैं, तकलीफ देते हैं, दिल पर जाके लगते हैं, बेबस सा हो जाता है आदमी। तो ये रोज रोज के ताने अगर हो रहे हैं तो इस समस्या को मिल बैठ कर सुलझा लीजिए, क्योंकि जो भी हर्ट हो रहा है वो किसी न किसी समय जब एक्सट्रीम पर जाएगा तो इस तरह की अपराध की घटनाएं करेगा ही करेगा। कोई चारा नहीं है उसके पास। इसलिए ये ताने बिल्कुल न दें, क्योंकि आपने देखा होगा कि यही ताने कलह पैदा करते हैं। परिवार में कलह, पति पत्नी में कलह, बच्चों माँ में कलह, माँ और बेटों में कलह, बहुओं और सास में कलह। तो ये कलह पैदा करते हैं ये ताने। इसलिए कतई ताने न दें। अच्छा लगता है पास रहें, नहीं अच्छा लगता है दूरी बना लें, लेकिन ज़ुबान को खराब न करें। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।